अब हम ये देखेंगे कि पैराबोला की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। आपको मैं कुछ बताता हूँ। हमने जो अभी पिछली एग्जांपल में पढ़ा उसमें पैराबोला कुछ इस तरह की हमने स्टडी की। अब पैराबोला सिर्फ ये शेप नहीं होती, पैराबोला की शेप इस तरह की भी हो सकती है, पैराबोला की शेप इस तरह से भी हो सकती है और पैराबोला की शेप इस तरह से भी हो सकती है। 4 केसेस पैराबोला के बेसिकली बनते हैं। हमने फर्स्ट केस को स्टडी किया है और फर्स्ट केस को भी एक ख़ास अंदाज में स्टडी किया है कि फर्स्ट केस में हमने ओरिजिन जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे रखा है। आगे हम जाके ये भी स्टडी करने जाएंगे कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा कहीं पे शिफ्ट हो जाए तो उस सूरत हाल में इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और फिर सारी चीज़ें ये जो गिवन है लेटेस्ट एक्टम, फोकस, वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री, इनकी इक्वेशंस और इन सब को निकाला जाएगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वर्टेक्स को हम ओरिजिन से शिफ्ट करके कहीं और ले जाएं। तो पहले वाले केस में अगर हमने इक्वेशन पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि x² इज इक्वल टू 4ay, ये हमारे पास इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को स्टडी करने जाएं, इस ग्राफ को स्टडी करने जाएं तो इस ग्राफ की इक्वेशन हमारे पास एक्चुअली हो जाएगी x² इज इक्वल टू -4ay। ये माइनस साइन जो है ना, ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि पैराबोला जो है वो ओपन डाउनवर्ड है, और अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होगा कि पैराबोला ओपन अपवर्ड है। इसी तरह अगर आपके पास ये ओपन राइटवर्ड हो पैराबोला तो आपने ये देखना है कि अब y² इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा, और अगर ओपन लेफ्टवर्ड हो तो वो y² इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। ये 4 इक्वेशंस हैं जिनको हमने पैराबोला की केसेस में स्टडी करना है। अभी तक हमने सिर्फ एक एग्जांपल की और एक जनरल टॉपिक स्टडी किया जिसमें पैराबोला केस 1 को हम स्टडी किया था। इसे मैं केस 1 कह देता हूँ, इसे केस 2 कह देता हूँ, इसे केस 3 कह देता हूँ और ये है केस 4। ये 4 केसेस हैं पैराबोला में। अगर एक भी केस आपको सही समझ आ जाए तो बाकी रिमेनिंग केसेस जो हैं वो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो ये तो जनरल डिस्कशन थी हमारे पास इसकी शेप के कितने किस्म के अंदाज हैं उनको देखने के लिए। अब हम स्टार्ट लेते हैं कि केस 1 में ही अगर वर्टेक्स ओरिजिन से हट के किसी और जगह पर चला जाए तो उस सूरत हाल में इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, जिसे हम जनरल फॉर्म भी कहेंगे कि x माइनस h होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k। ये हमारे पास जो पैराबोला की जनरल फॉर्म होगी। इसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्टेक्स है वो बेसिकली होगा HK। ये H और K वर्टेक्स आपका, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन होगा तो आप देख के ही वर्टेक्स के बारे में डिसाइड कर लेंगे। अब पिछली एग्जांपल को ज़रा रिमेंबर करते हैं तमाम लोग। पिछली एग्जांपल इस तरह लिखी थी हमने x² 4ay। ये हमारे पास पिछली एग्जांपल्स, पिछले आर्टिकल को हमने इस फॉर्मेट में पढ़ा था। ज़रा इसको इसके साथ लिंक करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वर्टेक्स क्यों हमारे पास पिछले केसेस में 0 0 था। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब है कि आप x² इज इक्वल टू 4ay को भी जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आपको जब जनरल केस समझ आ जाएगा तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट लिया गया था, लेकिन जब आप जनरल फॉर्म आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी जनरल फॉर्म की, तो फिर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं रहेगी जिसमें वर्टेक्स फिक्स होता है 0 0। अगर वर्टेक्स चेंज किया जाए 0 0 के अलावा कोई और पोजीशन वर्टेक्स की हो तो हमारे पास वो जो फॉर्मेट बनेगा वो इस तरह का है और इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। तो ये सारी डिस्कशन अब आगे हम करने जा रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में जब आपको जनरल केस समझ आ जाएगा तो आपको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह की फॉर्म्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जनरल केस से ही इस फॉर्मेट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस केस में आपको समझ आ गया कि इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता था। तो इससे साबित होता है कि हमारे पास h जो है वो 0 है, क्योंकि ये वाली पोजीशन h की है, x के साथ h होता है और y के साथ k होता है। तो ये वाली पोजीशन y की है, तो ये वर्टेक्स हमारा 0 0 मिल गया।
अब चलते हैं हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि इसका मतलब क्या है। कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर 24 y माइनस 2, ये क्वेश्चन है। अब ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को देखते ही आपको वर्टेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्टेक्स का मतलब ये है कि x के साथ जो यहाँ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है ये इधर सेंटर में हमेशा माइनस होना चाहिए। तो x के साथ जो x माइनस 1, तो यहाँ पे जो 1 है ये बेसिकली h की वैल्यू है, और जो यहाँ 2 है ये बेसिकली k की वैल्यू है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वर्टेक्स आया वो 1 2 हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है जो ये वर्टेक्स है यानी ये वाली पोजीशन जो है ये इस वक्त हमारे पास बन चुकी है 1,2। अब रोल जो है वो स्टार्ट होगा। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट निकालना इतना आसान नहीं होगा जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा था जब वर्टेक्स 0 0 होता। तो यहाँ अब आपने इस 1 और 2 को ज़हन में रख के ज़रा चीज़ों को देखना है। अब हम चलते हैं इसी की जनरल फॉर्मेट को लिखते हैं, जनरल इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4a y माइनस k। अब इसमें y माइनस k के कोफिशिएंट को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो यहाँ से पता चलेगा कि 4a हमारे पास आता है 24, और अगर इसको डिवाइड किया जाए 24 ओवर 4 तो आंसर हमारे पास आएगा 6। इसका मतलब अब a 6 है। अब यहाँ आपने एक बड़े ध्यान से एक बात को फॉलो करना है। पिछली दफ़ा आपने यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट लिखे थे वो 0a लिखे थे फोकस के। अब यहाँ 0a नहीं होंगे क्योंकि 0 उस सूरत में था अगर y एक्सिस होता। इस वक्त ये y एक्सिस नहीं रहा, इस वक्त ये लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है और 1 में से पास कर रही है। इसका मतलब है इसका फर्स्ट कोफिशिएंट तो 1 होगा, यानी x की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन 1 में से पास कर रही है। तो जो लाइन x एक्सिस पे 1 में से पास कर रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू 1 से। तो इस वक्त ये पॉइंट तो 1 है। अब ये इसका y एक्सिस जो है y कोऑर्डिनेट या इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अगर ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो अब ये डायरेक्टली 6 नहीं होगा जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा था जब ओरिजिन 0 0 था, वहां हमने डायरेक्टली इसके 6 लिखा था। अब यहाँ 6 नहीं होगा। असल में a है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यानी वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस जो है उसे a कहा जाता है, तो वो है 6। अब आपने बड़े गौर से इन चीज़ों को पिक करना है कि आप अगर इस वर्टेक्स को देखें तो इस वर्टेक्स के ऊपर y की वैल्यू इस वक्त क्या है 2। इसका मतलब है आपने इस 2 में 6 को ऐड करना है, यानी आप 2 पे पहले से मौजूद है और आपने 6 यूनिट ऊपर जाना है। तो 2 में अगर 6 यूनिट ऊपर जाएं तो बेसिकली 2 में 6 ऐड करें तो 8 बनता है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो y की पोजीशन होगी यानी ऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा उसका आंसर 8 आएगा। इसका मतलब है हमारा फोकस निकला 1 8। 1 का तो पता वर्टेक्स से चल गया क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू इस जगह पे चेंज नहीं होनी, y चेंज हो रहा है क्योंकि हम जब भी वर्टिकल हमारी मूवमेंट होती है तो उसमें x फिक्स रहता है और y के कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है, और जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है तब हमारे पास x में चेंज आता है और y फिक्स रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 था तो आपने 6 यूनिट ऊपर जाना था, तो 2 से जब ऊपर जाएंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 होगा। इसका मतलब है हमारे पास जो फोकस निकला वो 1 8 निकला। फोकस की मदद से निकालना होता है आपने डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन 0 0 के केस में डायरेक्ट्रिक्स बड़ा आसान था कि इसी वाले y कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज करके वहां कह देते थे -a। यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ ये देखा जाएगा कि इधर से भी तो नीचे हम जाएं तो a हमारे पास वही है 6, a का डिस्टेंस 6 है, लेकिन हम 2 पे मौजूद हैं। अगर y में 2 से नीचे की तरफ मूवमेंट की जाए तो नीचे y से जब जाएं 6 यूनिट नीचे जाएं तो 1 यूनिट नीचे जाएं तो 1 आएगा, देन 0 आएगा, देन -1 -2 -3, और ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को देखा जाए तो x इस जगह पे तो 1 ही रहना है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे -4 होगी। उम्मीद है तमाम लोगों को बात समझ आ रही होगी क्योंकि हम 2 पे मौजूद हैं
2 पे मौजूद है, और जो लोग जो है वो नंबर लाइन को समझते हैं वाई एक्सिस के अलोंग कि 2 पे अगर y की वैल्यू 2 है, क्योंकि x में तो चेंज आ नहीं रहा है, ऊपर भी x1 था, इधर भी x1 है, तो इधर भी x1 ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। तो आपके पास वर्टिकल मूवमेंट है, तो जब 2 से आप नीचे जाएंगे तो 2 से 1 यूनिट नीचे जाए 1 आता है, 2 यूनिट नीचे जाए 0 आता है, उसके बाद 4 यूनिट और जाएंगे तो हमारे पास 6, ये 6 का डिस्टेंस पूरा होगा। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ने पास करना है वो पॉइंट है 1 - 4। यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो वही होती है जो y का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, वो है -4। तो इसका मतलब हुआ कि y + 4 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब देखना ये था कि हमारे पास वर्टेक्स हमें पता चल गया, वर्टेक्स हमें पहले पता लग गया था, वो क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा हो जाता है वर्टेक्स का, वो 1 2 था। इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स हमने निकाल ली, वो हमने यहाँ पे लिख देते हैं जी y + 4 = 0। ये इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी थी हमने, कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये लाइन है जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिर्फ देखना ये है कि ये कहाँ से पास कर रही है। तो आपको एक बड़ा कॉमन सा टोटका बताया जा सकता है कि आप इस कोऑर्डिनेट्स देखें, फोकस का पहला को x कोऑर्डिनेट देखें, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखें, और डायरेक्ट्रिक्स का जो ये पॉइंट है जो इस एक्सिस को मीट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस को, उसका फर्स्ट पॉइंट देखें। तो जो पॉइंट अनचेंज हो 1 1 1, वही बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता होता है। तो यहाँ पे देखें, और वो लाइन जो फोकस में से वर्टेक्स में से पास करती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और जो भी लाइन वर्टिकल होती है उसको x के लिहाज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो हमेशा हमारे पास होगा इस केस में x = 1। तो ये आ गया लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये सारे के सारे इसके नाम लिए जा सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो हमारे पास जो है वो आया x = 1। एक्सिस ऑफ पैराबोला भी आपने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल ली, वर्टेक्स आपको क्वेश्चन से देख के ही मिल गया, फोकस आपको जो ही a मिला तो फोकस के बारे में डिस्कशन हो गई। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ काफ़ी हद तक बेहतर हो गई होंगी। अब रहेगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए तो आपने टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि इसका फार्मूला तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, L = 4a, या जो नंबर यहाँ पड़ा होगा बेसिकली वो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था 6, तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या फोकल डायमीटर जो है उसकी लेंथ 24 होगी। तो 5 चीज़ें निकालने के लिए हमने तय किया था कि हम 5 चीज़ें कैलकुलेट किया करेंगे जब भी पैराबोला के क्वेश्चंस किया करेंगे। तो उसमें एक वर्टेक्स था, एक फोकस था, एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री थी और एक लेटेस्ट रेक्टम था। तो ये हमने लेटेस्ट रेक्टम को भी यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया। उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। अभी तक हमने सिर्फ एक केस को डिस्कस किया है जिसमें आपके पास जो पैराबोला है वो ओपन अपवर्ड है। अभी इसके ओपन डाउनवर्ड, ओपन राइटवर्ड और ओपन लेफ्टवर्ड के केसेस भी मौजूद हैं। उनके ऊपर भी एक एक एग्जांपल करके आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा।